नमस्ते। मैं दिनेश कुमार शर्मा। आज हम बीए प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण विषय नदी निर्मित स्थलाकृतियाँ या बहते जल हुए जल के स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि धरातल पर कार्यशील बलों के अंतर्गत जो अनाच्छादन वाले बल होते हैं, उनमें अपर्दन और अपक्षय दो प्रकार के बल धरातल पर कार्य करते हैं। इन बलों के अंतर्गत अपर्दनात्मक जो बल हैं, ये बल धरातल के ऊपर विभिन्न गतिशील प्रक्रमों द्वारा आरोपित होते हैं और ये बल धरातल पर तोड़फोड़ का कार्य करते हैं, विनाश का कार्य करते हैं। धरातल पर अपर्दन करने वाले बलों में जो प्रभावशाली बल हैं, उनमें बहते हुए जल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम रनिंग वाटर कहते हैं। धरातल पर होने वाली वर्षा चक्र के द्वारा गिरने वाला जल ढाल के प्रभाव से एक निश्चित ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से प्रवाहित होता है। इस तरीके से वर्षा जल का एक नियंत्रित तंत्र के माध्यम से बहना नदी या सरिता कहलाता है और धरातल पर यह बल एक वेगशील कारक के रूप में स्थापित रहता है। ये बहता हुआ जल धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालता है, जिनसे धरातल पर कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अतः नदी जो बहते जल का एक रूप होती है, धरातल पर एक प्रभावशाली कारक के रूप में विनाशात्मक कार्य करती है, जो अनाच्छादनात्मक बल अपर्दन के रूप में सक्रिय रहता है, दिखाई पड़ता है। धरातल पर नदियों की अफवाह या द्रोणी ढाल से उद्गम से मुहाने की ओर इनका ढाल घटता जाता है। अतः धरातल पर एक नदी का कार्य तीन कार्य या त्रिकल फंक्शंस के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे हम अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कहते हैं। क्योंकि नदी के जल में एक वेग होता है, उस वेग के प्रभाव के स्वरूप वो धरातल पर अपर्दन का कार्य करती है। अपर्दन से तात्पर्य है कि नदियों के वाही जल द्वारा संपर्क में आने वाली चट्टानों एवं अपसे मलबा को काट छाट कर, घिस कर, प्रवाहित कर सागर तक ले जाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। अतः अपर्दन के अंतर्गत बहते हुए जल के बल के द्वारा, प्रभाव के द्वारा धरातल पर चट्टानों में तोड़फोड़ की प्रक्रिया होती है। अतः इसे अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन शब्द अंग्रेजी के इरोजन से बना है और इसका मतलब इरोज मतलब कुरेदना या कुतरना या उसे छिलना कहा जाता है। यदि हम अपर्दन के रूप में देखें तो अपर्दन के कई रूप हैं, जिनमें पार्श्व अपर्दन, शीर्ष अपर्दन, घाटी तल अपर्दन जो लंबवत होता है और मुख अपर्दन। अपर्दन के कई सारे रूप देखने को मिलते हैं। वहीं अपर्दन का जो कार्य है, नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल, वेग और उसमें स्थित अवसाद भार पर निर्भर होता है। क्योंकि नदियों के अपर्दन, सभी नदियों के अपर्दन समान नहीं होते हैं, क्योंकि नदियों का जल का वेग उसके धरातल पर जहाँ वो बहती है उसके ढाल पर निर्भर करता है। और जो नदियाँ ऊंचे पहाड़ों से या तीव्र ढाल से होकर बहती है, उन नदियों के जल का वेग ज़्यादा होता है, अधिक होता है, जिससे वो संपर्क में आने वाली चट्टानों को अधिक मात्रा में तोड़फोड़ करती हैं। सामान्यतः नदियाँ ऊंचे पहाड़ी ढालों से जहाँ से निकलती हैं, वहाँ पर उनका अपर्दन का कार्य काफ़ी तीव्रतर होता है और उनमें अवसाद की मात्रा अधिक होने पर जल के साथ अवसाद चट्टानों को बड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में घिस पाने में, तोड़ पाने में समर्थ होते हैं। अतः अपर्दन किसी भी नदी के वेग और उसके ढाल पर निर्भर करता है। नदी के वेग एवं अपर्दन शक्ति में वर्गानुपात होता है। अपर्दन शक्ति और नदी का वेग अर्थात नदी की
का वेग जितना होगा उससे दुगनी मात्रा में अपरदन की शक्ति उस नदी के अंतर्गत होगी। यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति 4 गुना हो जाएगी। अतः अपरदन की निर्भरता नदी के वेग पर निर्भर करती हैं, अथवा नदियाँ जो ऊंचे पहाड़ी ढालों से बहती हैं वहाँ पर तीव्र वेग के कारण अधिक अपरदन करने में सक्षम होती है, जिससे कि वहाँ कई सारी गहरी घाटियों का निर्माण होता है। नदी अपरदन के जो स्वरूप है, प्रकार हैं, इसमें घोलीकरण, अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति क्रिया आती है। घोलीकरण सॉल्यूशन अर्थात नदी अपने संपर्क में आने वाली घुलनशील पदार्थों को अपने साथ घुला लेती है। खासतौर पर चूना पत्थर, कैल्शियम के पदार्थ होते हैं जो नदी में घुल सकते हैं, उनको अपने साथ घुला करके अलग कर देती है, बहा करके ले जाती है। इसे घोलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अपघर्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत नदी के जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों को उसके साथ चलने वाले मलबा के द्वारा घिसकर वो तोड़ देती हैं, घिस करके अपने साथ बहा ले देती हैं। वहीं सन्निघर्षण की क्रिया नदी के जल के साथ बहने वाले जो पदार्थ हैं, बड़े छोटे कंकड़ पत्थर हैं, वो आपस में घिस करके टूटते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं, इसे सन्निघर्षण कहते हैं। वहीं हाइड्रोलिक एक्शन नदी के जल के साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो भंवर के रूप में घूमते हुए नदी के जल के साथ घुमाव करते हुए नदी में अपरदन का कार्य करते हैं। इसे हाइड्रोलिक एक्शन या जल गति क्रिया कहा जाता है। इस तरीके से नदियाँ अपने अपरदन के द्वारा धरातल पर महत्वपूर्ण संस्थापक के रूप में और स्थलाकृति निर्माण के रूप में अपना योगदान करती हैं। वहीं नदियों का जो दूसरा कार्य होता है वो परिवहन का होता है, क्योंकि नदियाँ अपने जल के वेग के साथ अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों को तोड़ फोड़ करके बहा करके ले जाती है। अपरदन और अपक्षय में मूलभूत अंतर यही है कि अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों में तोड़ फोड़ की क्रिया, घिसने की क्रिया, टूट फूट की क्रिया अपने स्थान पर होती है, वह एक स्थैतिक क्रिया है, जबकि अपरदन एक गतिशील प्रक्रम है जिसमें अपरदन के साथ उसका परिवहन भी शामिल होता है, अर्थात उन तोड़े गए पदार्थों को वहाँ पर ही न रख करके वो आगे तक ले जाती हैं। खासतौर पर नदियाँ अपने संपर्क में आने वाले अक्षयित पदार्थों को भी बहा करके ले जाती हैं, इसे परिवहन कहते हैं। गिलबर्ट ने इस संबंध में एक छठी शक्ति सिद्धांत दिया है। नदी का वेग 2 गुना होने पर परिवहन बोझ का भार 64 गुना हो जाएगा। अर्थात वेग और परिवहन जो उसकी क्षमता है वो वेग पर निर्भर करती है, वहीं परिवहन शक्ति उसकी बढ़ जाती है। यदि नदी के वेग 2 गुना हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में पदार्थों का परिवहन करने में सक्षम हो सकती है। परिवहन कर्षण के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा लटक करके और घुल करके, अर्थात जो पदार्थ उसके साथ बहते हैं उन पदार्थों के बहने का जो स्वरूप होता है वो कर्षण होता है, अर्थात उसके साथ लुढ़क करके पदार्थ जो नदी के संपर्क में होते हैं, छोटे बड़े पदार्थ जो होते हैं, बड़े पत्थर जो होते हैं, वो लुढ़क करके नदी के तल के साथ चलते हैं। वहीं उत्परिवर्तित के द्वारा नदी का परिवहन, अपने पदार्थों का परिवहन करती हैं। वहीं छोटे कण नदी के जल के साथ सस्पेंडेड होकर के लटक करके चलते हैं, और जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो घुल करके नदी के जल के साथ अपना परिवहन आगे करते हैं। तीसरी क्रिया जिसे हम त्रिकल कार्य नदी का कहते हैं वो नदी का त्रिकल कार्य निक्षेपण के रूप में होता है।